हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज चैप्टर 6 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ यहीं से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो सब चीज़ इसका पार्ट नहीं था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, इतने सारे 395 आर्टिकल्स हैं, वो आज से स्टार्ट होने वाला है। आर्टिकल 1 से स्टार्ट होने वाला है। आर्टिकल 1 इसे हम शेड्यूल 1 के अंडर भी रखते हैं और ये पार्ट 1 का भी पार्ट है, मतलब पार्ट 1 का ही हिस्सा है आर्टिकल 1 to 4। और ये हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। करते हैं क्या है इसमें बताया जाता है। क्या बताया जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में। जो हम लोग का स्टेट्स है, स्टेट्स टेरिटरी है, उसे हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। कोई अगर हम लोग को ऐड करना होगा कोई स्टेट्स को, तो हम लोग उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर बाहर का स्टेट होगा उसको अगर हम लोग को ऐड करना होगा तो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। बाहर का मतलब फॉरेन कंट्री का। या फिर हो सकता है कि हम लोग का ट्रेड, हम लोग का जो अंदर का ही इंटरनल स्टेट है उसमें अगर हम लोग को बाउंड्री उंड्री घटाना बढ़ाना होगा, स्टेट बनाना होगा, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। यही सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आर्टिकल 1 to 4 हम लोग का जो पार्ट 1 है वो इस चीज़ के बारे में डील करता है कि ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। तो ये क्या बोल रहे हैं, अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 to 4 डील विद द यूनियन इन एंड इट्स टेरिटोरियल स्ट्रक्चर। तो वही 1 to 4 डील करता है। पार्ट 1 का हिस्सा है ये। तो ये शेड्यूल 1 में भी हम लोग का इसी का बात करते हैं। शेड्यूल जो 12 को है उसमें हम लोग फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में बात करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और ये पार्ट 1 का बात करता है। और ये आर्टिकल 1 to 4 में हम लोग का ये सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे हम लोग बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री से स्टेट को ले सकते हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, चलिए देखते हैं। इंडिया इज डिफाइंड एज इंडिया दैट इज भारत। सबसे पहला तो देखो ये क्यों लिखा गया, इंडिया इज डिफाइंड एज इंडिया दैट इज भारत। ये जो इंडिया जो नाम पढ़ा है ये भी हम लोग का आर्टिकल 1 में ही ऐड किया हुआ है। बेसिकली हो क्या रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगा। कुछ आदमी बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग का जो एंशियंट नेम है वो अच्छा है, भारत, वो रखना चाहिए। भारत हम लोग का जो बताता है, हम लोग कल्चर को बताता है। लेकिन कोई कोई बोलने लगा नहीं, इंडिया रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग को पूरा दुनिया जानता है, इससे हम लोग का इंडियन ओशियन है, तो ये जानना जरूरी है। अगर हम लोग इंडियन ओशियन लिखा हुआ है, इंडिया इंडिया उसी से जाना जाता है, अगर हम लोग भारत बोलेंगे तो फिर हम लोग का लिंक उससे हट जाएगा, जिससे हम लोग को काफ़ी सारे जो वर्ल्ड के लोग हैं वो जानते हैं। तो क्या किया जाए, काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ। तब बाद में आया कि हम लोग तो सब में ब्लेंड करते हैं, मतलब मिक्सचर हाइब्रिड जैसा करते हैं, तो इसमें भी हाइब्रिड करते हैं। तो इंडिया इज डिफाइंड एज इंडिया दैट इज़ भारत। ऐसा हम लोगों ने कहा कि इंडिया को कैसे हम लोग बोलेंगे, इंडिया दैट इज़ भारत, ऐसे करके स्पीच भी दिया जाता है। इंडिया दैट इज़ भारत मतलब इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है। एंड इज टर्म एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट ए फेडरल ऑफ स्टेट्स। अब ये क्या बता रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरल ऑफ स्टेट्स नहीं है। देखो, फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरेशन एग्रीमेंट से होता है। फेडरेशन मतलब बहुत सारे स्टेट साइन करते हैं और उसके बाद एक गवर्नमेंट बनता है सेंट्रल लेवल पे कि हाँ सब साइन के हैं, सब साइन किए हैं, सबका म्यूचुअल एग्रीमेंट है, सब अपना कंसेंट देते हैं, उसके बाद वो एक सुप्रीम गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इसे कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब इसमें कोई भी साइन विन नहीं है, आपको ऐड किया गया है, चाहे वो आप ज़बरदस्ती सोच लो ऐड किया गया है, और आप इससे बाहर नहीं निकल सकते कभी बाहर नहीं निकल सकते इससे। अगर आप बाहर निकालने का कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर आपका जो स्टेट है उसमें प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और आपका गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। और फेडरेशन ऑफ स्टेट में वही इसके उल्टा होता है। फेडरेशन ऑफ स्टेट में आप जब चाहे तब बाहर निकल सकते हैं, वो एक एग्रीमेंट के तहत होता है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं, उसके पास ज़्यादा पावर होता है फेडरेशन में। यूनियन ऑफ स्टेट्स में कुछ पावर सेंट्रल रख लेता है, सेंट्रल ये पावर रख लेता है कि आप सेपरेट नहीं हो सकते। इसीलिए इसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। क्योंकि इंडिया के लोग जो थे वो थोड़े अनपढ़ हैं, थोड़े ज़्यादा ही उस टाइम पे अनपढ़ थे, तो ये नहीं चाहते थे कि उन लोग पॉलिटिक्स खेलते खेलते जो अपना ये है स्टेट को मतलब अपने आप को अलग करने का घोषित कर ले। तो इस चीज़ के लिए क्या किया गया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा गया, ताकि जो स्टेट है वो यूनियन है, मतलब वो अलग नहीं हो सकता। दिस प्रोविजन फोकसेस ऑन 2 एस्पेक्ट्स। क्या क्या, ये जो आर्टिकल 1 है, द ऑफिशियल नेम ऑफ द नेशन इन इंडिया दैट इज़ भारत, द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड। हम लोगों ने जो कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपनाया, बेसिकली हम लोगों ने फेडरल अपनाया, लेकिन ये क्वासी फेडरल माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फेडरल हैं बट सेंटर को पावर दिए हुए हैं, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। फेडरल का मतलब डुअल गवर्नमेंट होता है, डुअल गवर्नमेंट में सबका सेम सेम गवर्नमेंट होता है। उल्टा जो नीचे लेवल का होता है उन लोग का ज़्यादा पावर होता है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग के यहाँ पे क्या है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेम ऑफ द नेशन। नेम ऑफ द नेशन के बारे में हम लोग ये आर्टिकल 1 में वही पढ़ते हैं, नेम ऑफ द नेशन, फिर ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यही सब चीज़ पढ़ते हैं। तो नेम ऑफ द नेशन क्या बोला गया, देयर वाज नो कंप्लीट कंसेंसस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओवर द नेमिंग ऑफ द कंट्री। कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कोई भी 100 मतलब मेजोरिटी नहीं था कि क्या नाम दिया जाए। तो क्या किया जाए, वाइल सम मेंबर्स प्रपोज्ड एन एंशिएंट नेम
भारत, कुछ कुछ जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि भारत रखना चाहिए जो एंशियंट नेम है। अदर्स लीन टुवर्ड्स द मॉडर्न टाइटल इंडिया, और कुछ कुछ इधर इंक्लाइन थे, कुछ कुछ बोल रहे थे कि हमको इंडिया रखना चाहिए। इंडिया रखना चाहिए क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन है और वर्ल्ड जो है मॉडर्न इंडिया को वर्ल्ड इंडिया नाम से ही जानता है। देयरफॉर ए ब्लेंड वर्जन इंडिया दैट इज भारत वाज अडॉप्टेड, तो इसीलिए ना इसका ना तेरा ना मेरा, इसीलिए क्या रखा गया? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, दोनों लोग खुश। वाई इंडिया इज नॉट इन वाई इंडिया नॉट ए फेडरेशन, अब बात किया जा रहा है कि इंडिया को कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन नहीं कहा गया, क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो मैंने तो बता दिया, फिर इसको पढ़ देते हैं। ऑल्दो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, मतलब जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है कि ऊपर में भी गवर्नमेंट और नीचे भी गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल पे भी गवर्नमेंट और स्टेट में भी गवर्नमेंट, सब कुछ दिया हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ये फेडरल है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, मतलब नॉट फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब क्या? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद उसमें रहता है कि आप चाहे तो अलग हो सकते हैं। फेडरेशन का मतलब ही ये होता है। बट हम लोग अलग नहीं हो सकते, हम लोग के लोग थोड़े बेवकूफ़ है। हो सकता है कि उन लोग पॉलिटिक्स खेलते खेलते अलग होने का बात कर दे और फिर हम लोग को अलग होने देना पड़ेगा, बट ये यहाँ पे नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर देयर वेर टू रीजन्स फॉर प्रीफरिंग द टर्म ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो बी आर अम्बेडकर ने कुछ रीजन्स दिए कि इसके लिए हम लोगों ने यूनियन ऑफ स्टेट्स चुना है। अब बी आर अम्बेडकर ने क्या रीजन दिए देख लेते हैं, क्या क्या रीजन दिया। द इंडियन फेडरेशन वाज नॉट फॉर्म थ्रू ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, तो बोल रहे हैं कि जो इंडिया का जो फेडरेशन है, इंडिया जो हम लोग ये बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं, यूनियन बनाए हैं, ये कोई फेडरेशन जैसा नहीं है। मतलब हम लोग ने म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं किए हैं जैसा यूएसए में किया हुआ है, अमेरिकन फेडरेशन है, वैसा हम लोगों ने ये करके नहीं किया। जैसे अमेरिका में क्या था, अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज जब ये आज़ाद हुआ था तब इन लोगों ने मिल के सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा पावर दे के बोला, मतलब सब लोगों ने बोला कि चलो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके 13 कॉलोनीज बना, और उन लोग बोला कि चलो हम लोग क्या करते हैं, एक ये भी बनाते हैं, सेंटर भी बनाते हैं जो मतलब पूरा सबको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जो सबके लिए रूल बनाएगा। तो बोला हाँ ये तो बात अच्छा है, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में सबको ऐड किया गया है, कोई कोई को आराम से ऐड किया, किसी किसी को ज़बरदस्ती ऐड किया गया। और इंडिया के लोग ऐसे है भी नहीं, इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ थे उस टाइम पे, अभी भी है, कुछ भी कर देते हैं, मतलब पॉलिटिक्स खेलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अनलाइक द अमेरिकन फेडरेशन, द राइट टू सीकेड इज नॉट गिवन टू एनी स्टेट्स, तो ये जो है राइट टू सीकेड मतलब अलग होने का जो राइट है वो कोई भी स्टेट को नहीं दिया गया है। कोई भी चाहे कोई भी कितना भी बोले कि हमको अलग होना है, नहीं अलग होने दे सकते। जैसे झारखंड हमेशा बोलता है कि हमको अलग कर दो, हमको अलग कर दो, नहीं दे सकते, नहीं, वो कर ही नहीं सकता। वो अगर कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा, उस गवर्नमेंट को फेंक दिया जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट ला दिया जाएगा, दूसरा इलेक्शन हो जाएगा। दस इंडिया रिमेन्स वन इंडस्ट्रक्टेबल नेशन, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इंडिया हमेशा क्या रहेगा, अटूट अटूट नेशन बना रहेगा, विथ स्टेट्स एग्जिस्टिंग ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज ओनली। तो स्टेट्स क्यों बनाया गया? अगर अटूट ही होना है तो डायरेक्ट वो सेंटर बनाने, सेंटर ही रहता, सेंटर से कंट्रोल होता, तो स्टेट्स क्यों बनाया गया है? अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स ही करना था तो ये बोल रहा है कि स्टेट्स इसलिए बनाए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो ये गवर्न करने में ईजी हो, गवर्न करने में मतलब शासन करने में ईजी हो, लोकल्स तक पहुंच पाए, डेवलपमेंट लोकल्स तक पहुंच पाए, काम अच्छे से पहुंच पाए, ठीक है। अब देखते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इंडिया में टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और क्या क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं देखते हैं। आर्टिकल 1 क्लैरिफाइज द टेरिटरी ऑफ इंडिया इनटू 3 ब्रॉडर कैटेगरीज। आर्टिकल 1 में ये भी डिफाइन किया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक देखे नेम, नेम देखे, दूसरा देखे यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट ए फेडरेशन। अब क्या देख रहे हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया को भी डिफाइन करता है। तो ये कैसा कैसा टेरिटरी होगा हम लोग का इंडिया में, मतलब कौन कौन सा हम लोग का टेरिटरी होगा, टेरिटरी बिलोंगिंग टू द स्टेट्स। तो टेरिटरी ऐसा टेरिटरी जो मतलब स्टेट्स का है, मतलब स्टेट वाला, स्टेट के अंदर जो जगह है वो हम लोग का इंडिया का टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी भी हम लोग का होगा। और क्या, एरियाज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर। देखो उन लोगों ने उसी टाइम सोच लिया था कि हम लोग को फ्यूचर में हो सकता है कि कोई एरिया मिल जाए, तब हम लोग क्या करें, क्योंकि उस टाइम पे था कुछ कुछ जो गोवा वाले एरियाज थे, वहाँ पे पुर्तगाल थे, फिर कहीं कहीं पे फ्रेंच था, फिर कहीं कहीं पे कौन सा था, सिक्किम फिर बाद में आया, वो तो बाद में वो ऐसे ही आ गया। तो इन लोगों को पता था कि आगे फ्यूचर में काम आ सकता है, तो इसीलिए इन लोगों ने क्या क्या ऐड करके रखा, बोला कि स्टेट्स का जो टेरिटरी होगा वो हम लोग का इंडिया का टेरिटरी माना जाएगा, स्टेट या फिर कंट्री का जो यूनियन टेरिटरी
टेरिटरी है वो भी हम लोग का एक टेरिटरी माना जाएगा। और एरियाज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय फ्यूचर, जो फ्यूचर में हम लोग एक्वायर करेंगे वो भी हम लोग का टेरिटरी मानेंगे। मतलब सोचो, उसी टाइम सोच लिया, दिमाग लगा कि हाँ अगर फ्यूचर में आना पड़े तो हम लोग को अमेंड ना करना पड़े, डायरेक्ट हम लोग इसी से हम लोग ऐड कर सकें। लेकिन फिर भी लूप होल तो लूप होल बच ही जाता है, देखते हैं आगे कैसे लूप होल बचेगा। फिर क्या है, आर्टिकल 2 एंड 3 एडमिशन इस्टेब्लिशमेंट एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। एडमिशन इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? एडमिशन का मतलब कोई बाहर का कंट्री होगा, बाहर का जो स्टेट होगा, बाहर का स्टेट का मतलब वो हो सकता है कंट्री हो, मतलब बाहर से कोई एक बड़ा एरिया है, बाहर में मान लो कि ये है इंडिया, और मान लो ये भूटान है, हाँ भूटान, ये भूटान है। तो ये मान लो ये बोलेगा हमको आपका स्टेट बना लीजिए, तो ये क्या करेगा, आर्टिकल 2 का हेल्प से आ सकता है। या फिर भूटान का कुछ पार्ट कोई मान लो कि कोई आदमी ने खरीद लिया या फिर किसी भी तरीके से उसको गिफ्ट में मिल गया, कुछ भी हो गया, वो चाहेगा कि हमको इंडिया में मिलना है, वो फिर हम उसको मिलाएंगे। तो वो कैसे मिलेगा, फॉरेन स्टेट है वो, फॉरेन स्टेट को हम लोग कैसे मिलाएंगे, आर्टिकल 2 से मिलाएंगे, आर्टिकल 2 से। ऐसे करके हम लोगों ने किसको मिलाया है, सिक्किम को मिलाया है, सिक्किम को। अब देखते हैं पढ़ के क्या क्या बता रहा है इसमें आर्टिकल 2। जिसको समझ आया ठीक, नहीं समझ में आया अभी देखो, अभी ध्यान से देखो। तो ये क्या बोला जा रहा है, देखो फर्स्ट शेड्यूल एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट। फर्स्ट शेड्यूल और टेरिटोरियल एक्सटेंट, टेरिटोरियल एक्सटेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग का लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन सा हम लोग का नेम्स है और कहाँ कितना हम लोग का बाउंड्री है स्टेट्स का, ये सब कुछ यूनियन टेरिटरीज का भी बाउंड्री दिया हुआ है। प्रेजेंटली इंडिया कॉम्प्राइजेज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो बोल रहा है अभी इंडिया का 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ऑल स्टेट्स आर जनरली गवर्नड अंडर द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस। तो जितने भी ये हैं स्टेट्स हैं, लगभग 28 हैं, तो लगभग वो सभी एक ही तरीके से गवर्न होते हैं। मतलब जैसे इसको कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे आसाम को कंट्रोल किया जा रहा है, वैसे ही झारखंड को किया जाएगा, लगभग वैसे ही। लेकिन कुछ कुछ जो स्टेट्स हैं उन लोगों को कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस मिला हुआ है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। क्या, कौन कौन सा ऐसा है, बट सर्टेन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंजॉय स्पेशल प्रोविजंस अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों को कुछ कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। ये हम लोग आगे एकदम लास्ट में पढ़ेंगे कि इन लोगों को क्या क्या प्रिविलेज मिला है और क्यों मिला है। तो ये अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि इंडिया कॉम्प्राइजेज 28 स्टेट्स, इंडिया के पास 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी, और सबके साथ सेम ये कानून चलता है, सब में सेम तरीके से रूल फॉलो होता है। तो इसके बाद क्या क्या बोला जा रहा है, एडिशनली द 5th and 6th schedules provide separate governance framework for scheduled areas and tribal areas within certain states। ये क्या बोल रहा है, जो हम लोग का 5th शेड्यूल है और जो 6th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल बात करता है नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज है, और 6th शेड्यूल बात करता है नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो पूरे इंडिया में शेड्यूल एरियाज है उसके बारे में बात करता है। जो शेड्यूल एरिया, जो ट्राइबल एरियाज जो होंगे, उन लोग पे क्या होता है, उन लोग पे हम लोग गवर्न करते हैं तो उन लोग अच्छे से रह नहीं पाते, उन लोग अपने आप को थोड़ा अजीब फील कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि लोकल गवर्नमेंट्स दे देंगे वहाँ पे, मतलब वहाँ के अपने लोग उसको रूल कर सके। गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा अपना हाथ नहीं घुसाएगी, वो वहाँ पे वो थोड़ा खुला छोड़ देगी, आप लोग जो चाहिए वो कीजिए, वैसा करके छोड़ देगी। इन लोगों को थोड़ा आज़ादी दे दिया जाता है क्योंकि उन लोग थोड़े भोले भाले होते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ टेरिटरी वर्सेस टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये क्या बोल रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस ये दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन आ सकता है इससे कि व्हाट इज यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें 5 गो ऑप्शन दे देगा कि ये है, ये है, ये है। देख लीजिए, यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर स्कोप देन द यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो बोलता है, मतलब टेरिटरी मतलब ज़मीन, जो ज़मीन है ये काफ़ी बड़ा है, ये ऐसा है। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब ये क्या होता है, सिर्फ स्टेट्स का बात करता है, स्टेट्स का। लेकिन इसमें स्टेट्स, यूटी और जितने भी छोटे मोटे आइलैंड होंगे जो एक्वायर किए होंगे वो सब आ जाएगा। तो ये क्या बताने को से, वो यूनियन टेरिटरी का ही होगा लेकिन ये सब आएगा। तो क्या क्या है देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। द यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली द स्टेट्स। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब खाली स्टेट्स होता है, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरी एंड एनी एरिया दैट इंडिया में एक्वायर इन फ्यूचर। और ऐसा एरिया जो इंडिया बाद में भी एक्वायर करेगा उसे भी हम लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर ही इंक्लूड करेंगे। तो समझ में आया, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इससे। ठीक है, अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अभी तक हम लोग आर्टिकल 2 में पहुंचे नहीं, तो आप टेंशन मत लीजिए कि मैंने अभी आर्टिकल 2 तो बताया ही नहीं। ठीक है, देख लेते हैं आगे आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या बोला जा रहा है, स्टेट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फेडरेशन। स्टेट्स क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, फेडरेशन का ही पार्ट है। एंड शेयर पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सेंटर, विद द सेंटर। और क्या करता है, स्टेट्स
अपना पावर को सेंटर के साथ शेयर करता है। द यूनियन टेरिटरीज एंड एनी एक्वायर्ड एरियाज हाउएवर आर गवर्न डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं, इतना जो हम पढ़ दिए, देखो स्टेट्स का अपना गवर्नमेंट होगा, स्टेट्स डायरेक्ट ये नहीं होगा कि सेंटर से डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, स्टेट्स का अपना गवर्नमेंट होगा, लेकिन वो कुछ कुछ पावर सेंटर के साथ शेयर करता है। बट जो यूनियन टेरिटरी और कोई भी एक्वायर्ड एरियाज है वो डायरेक्ट सेंटर से कंट्रोल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसमें वो कुछ लेजिस्लेटिव बैठा होगा, हाँ कुछ कुछ है अभी जैसे दिल्ली उल्ली में, वो बाद में होता है। लेकिन क्या है कि यूनियन टेरिटरीज जो होंगे वो कहाँ से कंट्रोल होंगे, सेंट्रल से कंट्रोल होंगे, और जो स्टेट्स होंगे वो खुद कंट्रोल करेंगे और खुद को, मतलब उन लोगों का लेजिस्लेटिव असेंबली सब कुछ होगा, बट कुछ पावर वो सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सेंटर के साथ शेयर करते हैं। देखते हैं एक्वायरिंग फॉरेन टेरिटरीज, ये है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, एक्वायरिंग फॉरेन टेरिटरी। अब फॉरेन टेरिटरीज क्या बोला जा रहा है, बीइंग ए सॉवरेन नेशन, हम लोग एक सॉवरेन नेशन, हम लोग एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हम लोग के माथा में कोई नाच नहीं रहा है। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज थ्रू मीन्स रिकॉग्नाइज अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो बोल रहा है हम लोग एक सॉवरेन नेशन है, तो हम लोग कोई भी फॉरेन टेरिटरीज को अगर वो आना चाहता है तो हम लोग उसे एक्वायर कर सकते हैं। अब अगर वो आना चाहता है ऐसा क्यों कहें, अंडर इंटरनेशनल लॉज। अंडर इंटरनेशनल लॉज का मतलब कुछ ये लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब किसी एक को ऐड कर सकते हैं। और इंटरनेशनल लॉज बोलता है कि अगर कोई फॉरेन स्टेट आना चाहता है आपके साथ तो आप ला सकते हैं, आप अगर वो आना चाहता है तो, अगर नहीं आना चाहता है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे कैसे ला सकते हैं, सेशन का मतलब होता है लीगली हम ला सकते हैं। लीगली का मतलब क्या होता है, ट्रीटी से, या फिर गिफ्ट मिल गया, या फिर लीज पे ले लिए, या फिर खरीदे, या फिर प्लेबिसाइट, वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम यहाँ आएँ, मतलब वहाँ रेफरेंडम किया जाता है कि सभी लोगों से पूछा जाता है क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे आना, तो बोलेगा हाँ, तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे। ऐसा ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपाई करके, अगर अनक्लेम लैंड होगा उसे हम लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो वैसे भी हम लोग कोई स्टेट मतलब कोई टेरिटरी को ले सकते हैं। कॉन्क्वेस्ट, जीत के भी ले सकते हैं। कॉन्क्वेस्ट का मतलब वॉर करिए, वॉर के बाद जीत गए, वो वाला एरिया हम लोग जीत लिए, उसको एक्वायर कर लिए, ऐसे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ एक्वायर्ड एरियाज लाइक दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी, ये सब चीज़ कहाँ से एक्वायर किए हैं, पुर्तगाल से एक्वायर किए हैं। कुछ कुछ हो सकता है फ्रेंच से किए हों, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा है फ्रेंच से हो, ये सब पुर्तगाल से लिया हुआ है, पुर्तगाल। फिर उसके बाद क्या है, सिक्किम हम लोग क्या है, सिक्किम कहाँ, सिक्किम क्यों आया है, सिक्किम आया था जब तिब्बत उधर चला गया ना, तिब्बत जब चाइना की तरफ चाइना ने छीन लिया, तब ये कुछ साल तक ऐसे ही रहा। 1959 में तिब्बत को छीना गया, तो फिर ये 10 साल तक ऐसे रहा, 10 साल नहीं, आई थिंक 15 साल तक ऐसे रहा। 1974 तक ऐसे रहा। फिर उसके बाद इसको डर बैठने लगा कि नहीं, और ये तिब्बत में क्या किया जा रहा था, तिब्बत को एक्वायर करने के बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारा जा रहा था, और इन लोगों के लोगों को डिवाइड कर दिया जा रहा था। चाइना में कोई इसको इधर भेज दे रहा है, कोई इसको इधर भेज रहा है, मतलब पूरा एकदम इधर इधर फेंक दे रहा है, ताकि कोई भी जो इन लोग ग्रुपिज्म ना कर सके। तो इन लोग ऐसा कर रहा था, तो सिक्किम वाले लोग डर गए कि फिर तो दिक्कत है, तो फिर ये इंडिया से हेल्प मांगा, कि इंडिया बोला कि ठीक है हम लोग करेंगे। तो ये डायरेक्ट एक बार में नहीं है, फिर ये 1975 में आ जाता है, हम लोग का स्टेट बन जाता है। तो ये हम लोग आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग ही इसे हम लोग बनाते हैं। तो ये तो है, हम आगे बताएंगे, काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में पार हुए होंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आर्टिकल 2 देखिए, आर्टिकल 2 क्या बोलते हैं, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन करेंगे, या फिर मतलब कोई स्टेट होगा, मान लो कि ये इंडिया है, हाँ, और ये फॉरेन है, फॉरेन, हाँ, फॉरेन मान लो भूटान ही मान लो, भूटान, हाँ भूटान है, अगर वो आना चाहेगा तो हम लोग उसे ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर उसका कोई पार्ट आना चाहेगा तो भी हम उसे ऐड कर सकते हैं, ऐसा बोल के कि हाँ ये हम अब से एक नया स्टेट है। ये अगर पूरा आएगा तो हम इसे पूरा एक स्टेट बना देंगे कि अब भूटान एक स्टेट है, अगर इसका कुछ पार्ट आएगा तो उसका हम लोग नाम चेंज करके हम लोग उसे ऐड कर देंगे। ठीक, अब तो ये क्या क्या बोलता है देख रहे हैं। आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, क्या क्या चीज़ का, एडमिट एग्जिस्टिंग स्टेट्स इनटू द यूनियन। एडमिट करने बोल रहा है कि अगर मान लो जैसे कि ये भूटान है, हाँ भूटान, और ये इंडिया है, भूटान बोलेगा कि नहीं हम इसके साथ आना चाहेंगे, छोटा है तो ये बोलेगा कि हम आपके साथ आना चाहेंगे, आप हमको एक स्टेट बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग स्टेट, वो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसे हम लोग ला रहे हैं, तो हम लोग ला सकते हैं आराम से। ये हो गया 2 का 1। सेकेंड में क्या बोला, इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स दैट वेर नॉट प्रीवियसली एग्जिस्टिंग। न्यू स्टेट्स बना दिए, मतलब मान लो भूटान का कुछ पार्ट कोई बड़ा आदमी खरीद लिया, या फिर उसको गिफ्ट दे दिया ये भूटान के राजा ने, ऐसा कुछ भी हुआ, और ये फिर बाद में इंडिया के जो ये है, इंडिया के साथ दोस्ती कर लिया, इंडिया को बोला कि मेरे पास इतना ज़मीन है, आप इसे एक नया स्टेट बना दीजिए। तो ये क्या था, ये पहले कोई स्टेट नहीं था, ये एक टेरिटरी था। इससे जब बनाया जाएगा तो ये 2 का 2 से बनाया जाएगा, मतलब ये सेकेंड वाला से, इस्टेब्लिश न्यू स्टेट दैट वेर नॉट प्रीवियसली एग्जिस्टिंग। वो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन पहला वाला एग्जिस्ट करता था, पहले वाला भी पहले एग्जिस्ट करता था, बट
वो बाहर था, उसे ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बस यही है आर्टिकल 2(1) और 2(2). इसमें क्या करते हैं, फॉरेन स्टेट को इंक्लूड किया जाता है। दिस आर्टिकल अप्लाइज टू एक्सटर्नल स्टेट बीइंग इंटीग्रेटेड टू इंडिया। तो ये क्या बोल रहा है, ये आर्टिकल जो लगता है बाहर के स्टेट के लिए लगता है, ना कि मतलब उसे इंडिया में ऐड करने के लिए, ना कि इंडिया के अंदर वाला। इंडिया के अंदर वाला आर्टिकल 3 में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये आर्टिकल 2 बेसिकली अगर देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका एग्जाम्पल है ये सब। फिर चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। कुछ कुछ चीज़ को तो हम लोग यूनियन टेरिटरी बना दिए, कुछ कुछ चीज़ को स्टेट बना दिए हैं। तो आर्टिकल 2 हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 2 का 1 क्या, अगर कोई ऐसा एग्जिस्टिंग स्टेट होगा उसे हम लोग ऐड करेंगे तो है। और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, इसमें क्या है, कुछ पार्ट को अगर कुछ मतलब मान लो बांग्लादेश से ही मान लो, इंडिया है इधर और इधर है बांग्लादेश। बांग्लादेश का कुछ पार्ट हम लोग को दे दिया गया, बोला कि ये पार्ट आप लोग रख लीजिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग ऐसे करके बना देंगे और इसको बना देंगे एक नया स्टेट। ये क्या हो जाएगा, ये पहले एक टेरिटरी था, ये पहले स्टेट नहीं था। तो हम लोग ये आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आर्टिकल 3 इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन का मतलब, अब ये तो देख लिए बाहर से ऐड करने का, अब देखेंगे इंडिया के अंडर अगर हमको ये करना होगा, मतलब ऐड करना होगा, तब हम लोग कैसे करेंगे। मतलब मान लो पहले ऐसा ऐसा था, ऐसा था। अब बोलेगा कि नहीं, हम लोग कुछ कुछ चेंज करके एक ऐसा स्टेट बना देंगे, एक ऐसा स्टेट बना दो। या फिर हो सकता है कि एक ही को, एक ये मान लो एक गो था, इसी को हम लोग 2 टुकड़ा कर दे। या फिर हो सकता है इसका जो ये वाला था, इसका बाउंड्री को बढ़ा दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या क्या बोल रहा है देख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। जैसे देखो, चेंजिंग बाउंड्रीज को चेंज किया जाना। मान लो ये यूपी है, हाँ, यूपी का बाउंड्री को हम थोड़ा बढ़ा दिए, ऐसा करके बढ़ा दिए। ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री को चेंज किया जा रहा है। बिहार के साथ बिहार का थोड़ा बाउंड्री को ले लिया गया, यहाँ ये बिहार था और ये यूपी था, लेकिन ये चेंज कर दिया, बाउंड्री को चेंज कर दिया। बाउंड्री अब चेंज हो गया, तो ये किससे किससे कर सकते हैं, आर्टिकल 3 से कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, रीनेमिंग स्टेट्स का नाम चेंज कर दो। मान लो यूपी का नाम उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके योगी रख दिए, ये ऐसे बस सपोज करने बोल रहे हैं, हाँ योगी रख दिए। तो ये किससे कर सकते हैं, आर्टिकल 3 से कर सकते हैं। फिर क्या है, अल्टरिंग एरिया और कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। अल्टरिंग एरिया, मान लो कि ये स्टेट से दोगो, तो इस एरिया को चेंज करना। ये पार्ट हम ले लिए और इसके बदले इसको कुछ इधर से पार्ट दे दिए, ऐसा कुछ कर दिए। या फिर कुछ दूसरा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, ये इसका कुछ पार्ट लिए, इसका कुछ पार्ट लिया और एक नया स्टेट बना दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आर्टिकल 3 में ही पॉसिबल है कि अगर बाउंड्री चेंज करना हो, नाम चेंज करना हो, या फिर ये स्टेट बनाना हो, नया स्टेट बाउंड्री को, मतलब दो तीन गो स्टेट से लेके ऐसा करके 3-4 गो स्टेट था मान लो ना, ऐसा था। ये ऐसा करके एक नया स्टेट बना दिया है, बीच में सबसे थोड़ा थोड़ा लिया और एक नया स्टेट बना दिया, कंबाइनिंग पार्ट ऑफ स्टेट्स। तो अल्टरिंग एरिया चेंज करके बना दिया। इन ई सेंस आर्टिकल 3 डील्स विद इंटरनल टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट अमॉन्ग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स। तो ये बोला क्या जा रहा है कि आर्टिकल 3 जो है वो इंडिया के इंटीरियर ये करता है, इंटरनल टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट, मतलब अंदर का, सिर्फ इंडिया के अंदर के लिए। अगर वो इंडिया के अंदर का बात करता है, इंडिया के अंदर का, अरे यार मेरा मैप नहीं बनता, सॉरी, हाँ। तो ये अगर अंदर का बात करेगा तब हम लोग आर्टिकल 3 लगाएंगे, आर्टिकल 3। और अगर हम लोग को बाहर से ऐड करना होगा तो अब हम लोग आर्टिकल 2 का बात करेंगे। जैसे हम लोग सिक्किम को किए हैं, वो आर्टिकल 2 से किया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हो गया, समझ आ गया होगा। अब थोड़ा और इसको ब्रीफ में जानते हैं। अब क्या है इसमें, पार्लियामेंट को क्या क्या पावर दिया गया है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। पार्लियामेंट के पास फुल पावर है, इसके लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का ज़रूरत नहीं है, इसके पास फुल पावर है, ये कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ग्रांटेड टू द पार्लियामेंट बाय आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 से इसको पावर मिलता है। आर्टिकल 3 ग्रांट्स स्वीपिंग पावर्स टू पार्लियामेंट टू रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया इंटरनली। आर्टिकल 3 क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप ये इसको चेंज कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बाउंड्री चेंज कर दो या फिर नया स्टेट्स बना दो। उससे क्या हो रहा है, मैप ही ना चेंज हो रहा है, मैप का जो दाग है, मैप का जो ऐसा दाग है, यही ना चेंज हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये है रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। दिस इंक्लूड्स पावर टू, ये कैसा कैसा पावर देता है ये पार्लियामेंट को, फॉर्म ए न्यू स्टेट, एक नया स्टेट बना सकता है। कैसे, सेपरेटिंग ए रीजन फ्रॉम ए स्टेट। हो सकता है कि पहले ऐसा करके एक वो उत्तरांचल था, उसे काट के क्या बना दिया, एक बना दिया उत्तराखंड, एक बना दिया यूपी। ये क्या है, सेपरेटिंग ए रीजन फ्रॉम ए स्टेट। ये एक रीजन को छोड़ के हटा के एक नया स्टेट बना दिया, जैसे कि आंध्र प्रदेश वाला है। यूनाइटिंग मल्टीपल स्टेट्स और देयर पार्ट्स, बहुत सारा स्टेट्स है
उसको यूनाइट कर दिए, ऐसा करके एक यूनाइट कर दिया और एक स्टेट बना दिए, यूनाइट करके एक स्टेट बना दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब 5-6 को छोटा छोटा स्टेट मिला के एक स्टेट बना दो। फिर क्या, एडिंग एनी टेरिटरी टू एनी एग्जिस्टिंग स्टेट, कोई एक स्टेट है उसमें थोड़ा और एक टेरिटरी को ऐड कर दिया, मतलब मान लो कि ये यूपी है, इसमें थोड़ा सा और को ऐड कर दिए, चाहे वो बिहार से लिए ऐड कर दिए और एक नया स्टेट बना दिए। नया स्टेट मतलब वही स्टेट, उसको हम लोग थोड़ा चेंज कर दिए, नया स्टेट बन गया वो। ठीक है, हो गया। फिर और दूसरा क्या, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, हम लोग किसी का एरिया भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक स्टेट है, मान लो ये यूपी है, यूपी का ही हम लोग एरिया चेंज कर दिए। एरिया अगर ये बेसिकली अगर देखा जाए तो यही हो रहा है, एडिंग एनी टेरिटरी टू एनी एग्जिस्टिंग स्टेट का हम लोग टेरिटरी को बढ़ा रहे हैं, मतलब उसका एरिया बढ़ रहा है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मान लो कि अब इसको छोटा कर दिए, काट के छोटा कर दिए, अब वो पार्ट किसी और को दे दिए, तो ये डिमिनिश भी हो गया। अब क्या है, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी का बाउंड्री को भी चेंज कर दे, बाउंड्री को चेंज कर दे रहे हैं। मान लो कि वो बाउंड्री को काट के हम लोग दूसरा तरफ कर दिए, ऐसा मतलब थोड़ा इधर कर दिया और ये पार्ट किसको दे दिया, दूसरे स्टेट को दे दिया, ऐसा कर सकते हैं। ये बिहार को दे दिया, ऐसा कर सकते हैं। बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री जैसा होगा वैसा कर देंगे। मान लो पहले बाउंड्री ऐसा था, आप बाउंड्री को काट के ऐसा करके ऐसा बना दिए, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे के लिखा हो, चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, हम लोग नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यूपी का नाम चेंज करके कुछ दूसरा कर दिया जाए, जैसे कि कुछ भी हम लोग नाम चेंज करके डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी ये नहीं है। इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट ही मतलब कर सकता है, पार्लियामेंट को 368 में जाने का ज़रूरत नहीं, ये हम लोग पढ़ेंगे। टू कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस मस्ट बी मेट, 2 को कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि अगर आपको आर्टिकल 3 ये करना है, मतलब आपको अगर ये सब चीज़ करना है, बाउंड्री अल्टर करना है, स्टेट बनाना है, नाम चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, आप आर्टिकल 3 के में क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड। देखो ये लिखा हुआ ये सब चीज़ हम आपको शांति से अच्छे से बताते हैं। प्रेसिडेंट का ज़्यादा कुछ वैल्यू होता नहीं है देश चलाने में, हाँ भले ही वो राजा है लेकिन उसका देश चलाने में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो पहले ही इसको बोलता है कि देखो हम लोग अब ये चेंज करने वाले हैं इसका, तो आप अप्रूवल दे दीजिएगा, तो मतलब हाँ आप रिकमेंड कर दीजिएगा, ऐसा बोल देते हैं। तो ये क्या बताया जा रहा है, ये बोल रहा है कि बिल पास होने से पहले ही वो क्या होगा, वो प्रेसिडेंट ही ये करेगी, ये करेगी, रिकमेंड करेगी। मतलब प्रेसिडेंट को प्रायर ये अप्रूवल, प्रेसिडेंट से प्रायर अप्रूवल लेना होगा। मतलब उससे प्रेसिडेंट को हम लोग बोल देंगे, प्रेसिडेंट को पहले ही बोल दिया जाएगा कि हम अब स्टेट को चेंज करने वाले हैं, बस इतना बोल दिया जाएगा। अब उसको वो ऐसा मना नहीं कर सकते, अगर मना करेंगे तो वो वहाँ से उसका पोस्ट ही हट जाएगा। तो ऐसे ही ये सब कुछ। प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है। और ये रिकमेंड कैसे करती है, उसको पता कहाँ से चलता है, उसको प्रेशर मिलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। A bill for any of the above changes can only be introduced in parliament after the president gives approval। जो बिल अगर आएगा, बिल में कुछ भी चेंज होगा, क्या लिखा हुआ है रुको, ए बिल फॉर एनी ऑफ द अबव चेंज, अगर ये सब में से कुछ भी करना है, बाउंड्री चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो क्या होगा, तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा। प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा तभी, लेकिन प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं देगा, उसको देना ही पड़ेगा, देगा। स्टेट व्यूज टू बी सॉट, स्टेट व्यूज का मतलब आप बोल रहा है कि एक तो बोल रहा है प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, प्रेसिडेंट का अप्रूवल तो मैंने कहा कि ये बस एक नाटक है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अब दूसरा भी नाटक ही है, दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि स्टेट का व्यू भी जानना चाहिए। स्टेट का व्यू मतलब जिस स्टेट के साथ हम लोग ये सब चीज़ करने वाले हैं, मतलब मान लो कि इसमें यूपी और बिहार इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम लोग बाउंड्री चेंज कर रहे हैं तो हम लोग दोनों स्टेट से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, बिफोर ग्रांटिंग दिस रिकमेंडेशन द प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द प्रोपोजल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो ये क्या करेगी, प्रेसिडेंट इस प्रोपोजल को कि हाँ हम लोग अब चेंज करने वाले हैं, वो कौन सा लेजिस्लेचर में भेजेगी, वो यूपी का और बिहार का लेजिस्लेचर में भेजेगी और बोलेगी कि देखो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अलाउंग इट टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन विद इन ए सेट ऑफ फ्रेम। तो उन लोग को बोलेगी कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। उन लोग को एक टाइम भी दिया जाएगा, मान लो कि 1 हफ्ता का टाइम दिया, बोला जाएगा आप जल्दी बताइए आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो क्या ऐसा है कि अगर उन लोग बोलेंगे हाँ हम लोग को दिक्कत है, तो क्या इन लोग चेंज नहीं करेगा? या फिर हो सकता है कि उन लोग टाइम फ्रेम के अंदर ना डिसीजन दे, उसके बाद डिसीजन दे, तो क्या उन लोग रुका रहेगा, उन लोग ऐसे ही बिना सोचे काम कर देगा? चलिए आगे देखते हैं एडिशनल प्रोविजंस, और क्या क्या प्रोविजंस हैं। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू यूनाइट एनी पार्ट ऑफ स्टेट यूटी विद अनदर स्टेट। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कोई भी स्टेट का पार्ट को दूसरे स्टेट के पार्ट के साथ जोड़ सकता है, इवन इफ दिस लीड्स टू न्यू एंटिटी ऑल टुगेदर। इस यहाँ तक कि
चाहे इससे कुछ नया स्टेट ही बन जाए, फिर भी वो क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट के पास फुल पावर है, पार्लियामेंट इसमें पूरा सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं जाना पड़ेगा। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज नो रेफरेंस टू द लोकल लेजिस्लेचर इज नेसेसरी। देखो स्टेट में कुछ भी बाउंड्री चेंज करना पड़ रहा है तो क्या किया जा रहा है, किसका ये परमिशन लेना पड़ रहा है, परमिशन नहीं मतलब प्रपोजल भेजा जा रहा है, रिफर किया जा रहा है किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को। बट अगर यूनियन टेरिटरी में कुछ हम लोग को चेंज करना होगा तो कोई रेफरेंस करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी रेफरेंस ज़रूरी नहीं है। इवन व्हेन द कंसर्न स्टेट एक्सप्रेसेस इट्स व्यूज द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट आर नॉट बाउंड टू द एक्सेप्ट देम। अब आ गया उसका क्वेश्चन, क्या हम जो मैंने उस टाइम बताया था कि मतलब पूछा था कि क्या अगर उन लोग जवाब में नहीं बोलेगा कि नहीं हम लोग को आपका प्रपोजल मतलब नहीं पसंद आया, कि आप बाउंड्री जो चेंज कर रहे हैं वो हम लोग को पसंद नहीं आया, बाउंड्री जो चेंज कर रहे हैं वो हम लोग को पसंद नहीं है, तो क्या करेगा पार्लियामेंट, तब पार्लियामेंट कुछ नहीं करेगा, उन लोग को इग्नोर करेगा और वो अपना काम करेगा, उसको जो चेंज करना था बाउंड्री वो चेंज करके रहेगा। वो है उन बस पूछा, नाम का पूछा बस और कुछ नहीं, वो इसके पास बाउंड करने का ऐसा कुछ भी ये नहीं है। मतलब क्या है, नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देम, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन इग्नोर और रिजेक्ट सच व्यूज, उन लोग या तो इग्नोर भी कर सकता है और मतलब वो उन लोग मतलब कौन, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इग्नोर भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, भाड़ में जाओ तुम लोग। ऑल्सो इफ़ ए बिल इज अमेंड लेटर ड्यूरिंग द इट्स पैसेज, और अगर बोलता है कि अगर इससे रिलेटेड बिल बाद में लाया जाता है कि नहीं आप लोगों ने जो किया वो गलत किया, और बोला जाए कि आप इसको चेंज कीजिए, जैसा पहले था वैसा कीजिए, रिवर्स कर दीजिए, अंडू कर दीजिए, तब क्या किया जाएगा, देयर इज नो नीड टू रिफर द रिवाइज वर्जन बैक टू स्टेट लेजिस्लेचर अगेन। तो बोल रहा है ऑल्सो इफ ए बिल इज अमेंडेड आफ्टर लेटर ड्यूरिंग इट्स पैसेज, मतलब देखो ये बोलना क्या चाह रही है, बोल रहा है कि अगर इससे रिलेटेड बाद में कुछ अमेंड किया गया, बिल पेश किया गया कि आप इसको फिर से जैसा था वैसा बना दीजिए, तो ये नहीं होगा, इससे रिलेटेड बिल कुछ पास ही नहीं होगा, यही चीज़ ये बताना चाहता है कि ऑल्सो ए बिल इज अमेंड ड्यूरिंग दिस पैसेज इट्स पैसेज, अगर इसके अकॉर्डिंग कुछ बिल आया देयर इज नो नीड टू रेफर द रिवाइज वर्जन बैक, ऐसा कुछ भी नीड नहीं है कि आप रिफ़र कर सकते हैं पुराना वाला वर्जन को लाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप जो है उसी में खुश रहो। पार्लियामेंट सुप्रीम कंट्रोल है, पार्लियामेंट का सुप्रीम कंट्रोल होता है वो कुछ भी चीज़ चेंज करने का। क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द यूनियन गवर्नमेंट टू रीऑर्गेनाइज एलिमिनेट स्टेट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है पार्लियामेंट को आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को सुविधाजनक बनाने के लिए, मतलब सेंटर को बोलता है कि आप जैसा कर सकते हैं आप वैसा कर सकते हैं जिससे आपको सुविधा हो रहा है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है या फिर एलिमिनेट भी कर सकता है। वाइल स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट टच द यूनियंस स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि पार्लियामेंट कर पा रहा है तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी सेंटर का कर देगा, नहीं, सेंटर बहुत पावर है यहाँ पे, इंडिया में सेंटर बहुत पावरफुल है, तो ये सेंटर स्टेट का कर सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन स्ट्रक्चर को कभी चेंज नहीं कर सकती। हैंड्स इंडिया इज रिफर्ड एज एन इंडेस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, एक इंडेस्ट्रिक्टेबल यूनियन, मतलब एक अटूट यूनियन ऑफ टूट स्टेट्स, मतलब टूट स्टेट्स का मतलब टूटा, जैसे तोड़ा जा सकता है लेकिन वो अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, तोड़ा जा सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता, उसमें क्रैक ला दो लेकिन वो अलग नहीं हो सकता, उसी ग्रुप के अंदर बैठा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, अगर उन लोग सेपरेट होना चाहेगा नहीं हो सकता। ठीक है, इन कॉन्ट्रेस्ट द यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। और अगर हम लोग ये चीज़ अमेरिका के तरफ से देखें, अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में स्टेट्स लोग के पास फुल पावर है, स्टेट लोग से एसेंट लिया जाता है कि हाँ जो उन लोग 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज बाद में 50 कॉलोनी जो बनी है, ऐसे ही उन लोग का ये सेंटर बोल के नहीं बना दिया है, सेंटर चाहा बना दिया, ऐसा नहीं हुआ है, उन लोग में सबसे एसेंट लिया जाता है, जिस जिस स्टेट में मतलब वो चीज़ होने वाला है, जैसे हम लोग यहाँ एसेंट ले रहे हैं मतलब कंसेंट ले रहे हैं, तो वहाँ भी कंसेंट लिया जाता है, और अगर कंसेंट में उन लोग मना कर दिया कि नहीं हम लोग को नहीं चेंज करना है, तब उन लोग नहीं कर सकता, तब वहाँ पे सेंटर का पावर नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा, तुम हाँ बोलो या ना बोलो, हम लोग तुमको कोई वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया। इवन द फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज बॉर्डर्स विदाउट द कंसेंट, तो वही फेडरल गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम गवर्नमेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकती। दैट्स वाई यूएसए इज नॉन एज एन इंडेस्ट्रिक्टेबल यूनियन, मतलब एक अटूट यूनियन है ऑफ इंडेस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, मतलब एक अटूट यूनियन एक अटूट स्टेट का, मतलब वो स्टेट को भी तोड़ा नहीं जा सकता जब तक उन लोग का मर्जी ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है, देखो आर्टिकल 4 कुछ नहीं बोलता, आर्टिकल 4 बोलता है ये पार्लियामेंट जो करेगा इसके लिए आपको 368 जाने का ज़रूरत नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी होता है 50%,
किसका 50%? प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो 200 आदमी आया, 200 आदमी आया तो 200 आदमी में से मान लो 160 आदमी ने वोट किया। 200 आदमी आया, 200 आदमी मान लो आदमी पार्लियामेंट में आया था उस दिन, 200 आदमी में से 160 ने मान लो वोट किया, तो वोट किया में से अगर 81 लोगों ने हाँ बोल दिया, यस बोल दिया, तब हो जाएगा वो। बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। सिंपल मेजोरिटी का मतलब यही, जितना हो जितना वोट करे उसका 50%। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 4 इट सेल्फ डिक्लेयर दैट द लॉ मेड फॉर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 4 ही डिक्लेयर बताता है कि अगर आपको एडमिशन कराना हो, मतलब कोई बाहर का स्टेट को लाना हो, ऐड करना हो, या फिर इस्टेब्लिश करना हो, कोई एरिया होगा उसको इस्टेब्लिश करना हो नया स्टेट के तौर पे, तो क्या होगा? आर्टिकल 1 एंड नहीं, ये क्या लिखा L1 अंडर, ये कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और क्या क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स अगर करेंगे, नया स्टेट्स बनाएंगे, या फिर उसको ऑल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, या फिर उसका बाउंड्री को चेंज करेंगे, या उसका नाम चेंज करेंगे अंडर आर्टिकल 3, आर नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368। तो ये जो हम लोग करेंगे आर्टिकल 2 के अंडर और आर्टिकल 3 के अंडर, मतलब क्या बोला जा रहा है? अगर आपको बाहर का स्टेट को, मतलब बाहर फॉरेन स्टेट से कोई टेरिटरी को आप ला के स्टेट बना रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको 368 में जाने का ज़रूरत नहीं है। 368 मैंने समझाया है, हालांकि मैं इसे फिर एक बार समझाऊंगा। इसका मतलब होता है 66% वोटिंग, और इसके साथ साथ 273 प्लस और 66% वोटिंग। मिनिमम 60 ये इतना होना चाहिए, और ये 66%, ये 273 के ज़्यादा होना चाहिए, 273 से ज़्यादा होना चाहिए। मैं इसके बाद में अच्छे से बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसे मैंने काफ़ी अच्छे से पहले भी पढ़ा है, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप फॉरेन स्टेट को ऐड करेंगे तो इसके लिए आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। आर्टिकल 3 बोलता है कि अगर आप कोई बाउंड्री में चेंज करेंगे, नया स्टेट बनाएंगे, नाम चेंज करेंगे, तो भी आप सिंपल मेजोरिटी से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको 368 में जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि देश में नया नया समस्या आते रहे, हमेशा हर टाइम आते रहेगा। तो क्या हर बार हम लोग क्या 368 से अमेंड करेंगे? 368 से अमेंड करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ईजी नहीं होता है। दिस मीन्स सच लॉज कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब ये क्या बोला गया है कि ये जो लॉ है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो होगा वो सब क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, यूजिंग द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उसी से किया जाएगा, मतलब वही सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज क्या होता है? मतलब ये बाद में आ गया क्वेश्चन। हम लोगों ने तो बना दिया 1 2 3 4, इसमें एक्वायर करने के बाद भी कर दिए थे कि हाँ फ्यूचर में अगर हम लोग को कुछ देश मिल गया, कुछ एरिया मिल गया, तो उसको भी हम लोग इंडिया का टेरिटरी मानेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि हो सकता है हम लोग को अपना टेरिटरी देना पड़े, इसके बारे में सोचा ही नहीं। लूप होल तो निकल गया। अब ये चीज़ हो गया, मतलब क्या होता है, इंडिया और बांग्लादेश का डिस्प्यूट होता है। इंडिया का और बांग्लादेश का जब डिस्प्यूट होता है तो ऐसा इसमें डिस्प्यूट क्यों होता है? बॉर्डर डिस्प्यूट होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि कुछ कुछ जो इंडिया के पार्ट थे वो इधर थे, और कुछ कुछ जो बांग्लादेश के पार्ट थे वो इधर थे। मतलब आप सोच सकते हैं ये पूरा है इंडिया का पार्ट, हाँ पूरा एकदम इंडिया वाला पार्ट, और ये बीच में बांग्लादेश घुसा हुआ है, बांग्लादेश वाला पार्ट। और ऐसे ही सेम यहाँ पे भी इंडिया का पार्ट है, या बाकी वाला बांग्लादेश का पार्ट है। तो क्या किया जाए? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो साइरल रेडक्लिफ आया था, साइरल रेडक्लिफ ने बस ऐसे करके कुछ भी कर दिया, बॉर्डर खींच दिया, और ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा अनक्लियर था। कुछ पार्ट इसमें चला गया, कुछ पार्ट इसमें चला गया, तो उसको बाद में क्या किया जाता है? सुधारा जाता है। वो हम लोग का ये सरदर्द बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में ये क्या क्या लिखा हुआ है। हालांकि मैं पूरा बता ही सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पढ़ा के बताऊँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कैन पार्लियामेंट सीड टेरिटरी अंडर आर्टिकल 3? क्या पार्लियामेंट सीड भी कर सकती है? सीड का मतलब छोड़ भी सकती है, अपना टेरिटरी किसी को दे सकती है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। देखो आर्टिकल 3 में क्या था? बॉर्डर चेंज करना, फिर नाम चेंज करना, फिर स्टेट बनाना, ये सब कुछ था। आप लोगों ने कहीं ऐसा देखा कि नहीं आप अपना टेरिटरी को बाहर को दे रहे हैं? अरे भाई आर्टिकल 3 में बस हम लोगों ने क्या पढ़ा? आर्टिकल 3 में पढ़ा इंटरनली सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ बाहर के देने का बात तो किए ही नहीं है, तो क्या इसमें कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो, नो, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो अब क्या किया जाए देखते हैं। एक की लीगल डिबेट इमर्ज, एक लीगल डिबेट इमर्ज हो गया, बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगा। डज पार्लियामेंट पावर अंडर आर्टिकल 3 टू डिमिनिश स्टेट एरिया? इसका क्या, इसके पास स्टेट के पास पावर है कि वो अपना एक टेरिटोरियल एरिया को कम कर सके? इंक्लूड द अथॉरिटी टू सीड इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन नेशन। तो क्या बोल रहा है? ये इंडियन टेरिटरी को फॉरेन नेशन को देने का इसका पावर है आर्टिकल 3 में। इन 1960 दिस क्वेश्चन वाज फॉर्मली रेफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत
कर रहा था कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से ये किया गया, मतलब प्रेसिडेंट ने सोचा कि कब क्या किया जाए, तो प्रेसिडेंट ने सोचा कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ हम लोग को नहीं समझ में आता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। उन लोग बहुत ज़्यादा लॉयर्स, अच्छे लॉयर्स हैं, और लोग अपना अच्छा डिसीजन देते हैं, तो इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। ऐसा हम लोग आर्टिकल में भी है, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट साहब ने पूछा इससे ये से सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ड्यू टू क्या क्यों पूछा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा था, हम आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू मेजर कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग बेरूबरी यूनियन बंगाल। अब बेरूबरी यूनियन बंगाल के तहत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा था कि ये टेरिटरी क्या हम लोग दे सकते हैं। अब देने का बात क्यों किया जा रहा है, आप समझेंगे, ऐसा लग रहा होगा कि हाँ देने का बात कर रहा है, ऐसा क्यों है, इंडिया तो ऐसा क्यों करेगा, बांग्लादेश को भी देखो क्या था। कुछ स्टेट्स ऐसे थे, कुछ स्टेट्स ऐसे थे। ये था ये किसके अंडर था, ये मान लो कि ये बांग्लादेश का था और ये इंडिया का था। इंडिया ऐसा करके रखा हुआ था। इस ऐसा बोलने से आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, रुको। ऐसा था, कुछ कुछ जगह ऐसा था, इनक्लेव बोलते हैं उसको। ये ऐसा था और ये ऐसा था। ये इंडिया है, इंडिया है, और ये बांग्लादेश है। हाँ, बांग्लादेश है, और ये इंडो बांग्लादेश का ये है ये क्या बोलते हैं, बॉर्डर। तो क्या बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर ये बांग्लादेश का जगह और ये बांग्लादेश के अंदर इंडिया का जगह। अब ऐसा हुआ कैसे होगा, तो ये बहुत पहले 500-600 साल पहले लोग जब जुआ खेलते थे, तो मतलब राजा लोग जब जुआ खेलते थे तो उन लोग गांव को ये करते थे, मतलब रख देते थे, जैसे कि आप महाभारत में देखे होंगे, दाव में लगा देते थे। तो ऐसे करके दाव में लगाया जाता था, दाव में लगा के क्या हो जाता था, हार जाता था, राजा लोग हार जाते थे। तो क्या हो जाता था, ये इसके अंडर आ गया, ये मतलब ये वाला एरिया इंडिया, मान लो कि इंडिया दाव लगा दिया, बोला कि ये हम इस एरिया को दाव पे लगा रहे हैं, बांग्लादेश को बोलता है, मतलब बांग्लादेश को नहीं, उस टाइम के राजा लोग बात करते हैं ऐसे। तो ये चीज़ को कौन जीत जाता है, ये चीज़ जीत जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे रह जाते। तो ये कहीं से भी ठीक हो रहा है, बार बार इन लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से अगर यहाँ जाना होगा तो बार बार यहाँ इसको इंडिया के जो ये होंगे मैनेजमेंट होगा उससे गुजरना पड़ेगा, वहाँ से हर बार पासपोर्ट दिखाना होगा, हर बार उन लोग को कुछ ना कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ऐसे नॉर्मली उन लोग ये भी नहीं कर सकते, मतलब स्कूल जाना भी होगा तो इन लोग ऐसे ही अंदर ही करना होगा। यहाँ जाने के लिए इन लोग को बहुत सारा मशक्क़त करना पड़ेगा। तो इसको डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाना चाहिए। तो बेरुबरी केस में वही चीज़ बोला जाता है, कुछ पार्ट ऐसे करके था। ये पार्ट मान लो कि ये पार्ट हम लोग के इधर है, ये पार्ट को हम लोग चाहते थे, जब हम लोग मतलब एक एक कर दिए तो कुछ पार्ट मान लो ऐसा था और कुछ पार्ट ऐसा था। तो इसमें क्या था, इस जगह पे ये ज़्यादा ही, मतलब ये मुस्लिम कंट्री वाला देश था। मुस्लिम कंट्री वाला देश का मतलब क्या बोला, रुको मैं इसको फिगर को क्लियर करता हूँ। बेरुबरी यूनियन में होता क्या दिखाते हैं। ये है इंडिया बांग्लादेश का ये टेरिटरी, ये था ऐसे करके, मान लो ऐसा करके बेरुबरी है। हाँ, बेरुबरी एक जगह है, ऐसा करके था, और हम लोगों के अंडर था ये। हाँ, और कुछ कुछ ऐसा ऐसा पार्ट भी है जो मैंने कहा अभी, ऐसा ऐसा पार्ट भी है। तो क्या बात हुआ कि जो ये बेरुबरी है, ये बेरुबरी जो है इसे मांगा जाता है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान बोलता है कि ये हमको दे दो। क्यों मांगा जाता है, बोलता है कि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। ये इसलिए नहीं मांगा जाता है कि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। इसके साथ साथ जब साइरल रेडक्लिफ जब ये किए थे तो इसमें इस बेरुबरी का नाम ही मेंशन नहीं किया था। वो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर रख दिए थे, मतलब इसका नाम ही मेंशन नहीं किया। इसीलिए उन लोगों ने इसका अपोज किया, बोला कि नहीं ये तो हम लोग का है, नाम नहीं है, तो बोला ये हम लोग का है, हम लोग का, जबकि ये हम लोग के अंडर था, हम लोग के अंडर था, ये हम लोग के अंडर था। तो बेरुबरी यूनियन में बोला जा रहा है कि क्या हम इस स्टेट को, मतलब ये जो टेरिटरी है, क्या हम उसे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम है, बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, तो क्या हम इसे दे सकते हैं। तो उन लोग बोला कि अगर आप मुझे देंगे तो हम आपको ये वाला एरिया दे देंगे, जो हम लोग के अंडर है वो एरिया हम आपको दे देंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा होगा, फालतू का ये सब चीज़ ज़्यादा सहना नहीं पड़ेगा। तो बात तो सही है, सही लग रहा था, ऐसा होने से तो ज़्यादा सही रहता। तो बोला जाता है ठीक है करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी नेहरू नून एग्रीमेंट कर देते हैं। अब नेहरू नून एग्रीमेंट क्या होता है, नेहरू नून एग्रीमेंट ये करते हैं, नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 में किया जाता है। ये मतलब इन लोग जो बात उठाता है ना, ये 1952 में ही उठाता है, 1952 में ही उठाता है, लेकिन 1958 तक आते आते इन्होंने नेहरू नून एग्रीमेंट करता है। नेहरू से हम लोग के प्राइम मिनिस्टर, नून से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, बोला कि जो आपका है वो आप ले लीजिए, मतलब जो एरिया आपके अंदर है वो आप रखिए और जो एरिया मेरे अंदर है वो हम रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ एरिया आपके अंदर कुछ एरिया मेरे अंदर, मतलब जो इनक्लेव होता था। अब ये इनक्लेव क्या होता था बता रहे हैं, जैसे कि ये है, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसका मतलब नहीं, रुको,
हाँ, ये बांग्लादेश और ये इंडिया, इंडिया का ये वाला पार्ट था, बांग्लादेश का ये वाला पार्ट था। तो बोला नहीं, आप ये चीज़ ख़त्म कीजिए, आप क्या कीजिए, ये पार्ट आप खुद रख लीजिए और ये पार्ट हम रख लेते हैं, ऐसा करके इसको इनक्लेव कहा जाता है। कुछ कुछ इनक्लेव तो इतने खतरनाक थे कि ये है बांग्लादेश का, मान लो अभी बांग्लादेश, उसके बाहर का इंडिया का, हाँ इंडिया का, और उसके बाहर का वाला फिर से बांग्लादेश का है, उसके बाहर वाला फिर से बांग्लादेश, मतलब आप सोच रहे हैं, और इसके बाहर तो इंडिया का है ही। मतलब कितना लेंदी टाइप का किया हुआ था, मतलब अंदर उसके बाहर फिर इंडिया, उसके बाहर फिर बांग्लादेश, उसके बाहर फिर ऐसा, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, ऐसा ऐसा गंदा गंदा चीज़ किया हुआ। तो ये बोलता है कि इसको ठीक करते हैं, ये डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, तो क्या किया जाए। तो वही चीज़ करता है, उसमें नेहरू नून एग्रीमेंट होता है, नेहरू नून एग्रीमेंट। इसमें बोला जाता है ठीक है, जो आपका है वो आपका, जो मेरा है वो मेरा, ऐसा बताया जाता है। तो इस पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए। जो बंगाल गवर्नमेंट है, बंगाल गवर्नमेंट ने पूछा, बंगाल गवर्नमेंट ने पूरा ये क्या सुप्रीम कोर्ट में बताया, बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ केस कर दिया, बोला कि नेहरू जी ने पार्लियामेंट, नेहरू जी ने हम लोग से पूछना ज़रूरी क्यों नहीं समझा, वो कौन से हिसाब से दे दिए, कौन से हिसाब से दे दिए, ऐसा पूछने लगा कि आप ये चीज़ कौन से हिसाब से दे रहे हैं। तब नेहरू जी प्रेसिडेंट को बोलते हैं, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं कि आप बताइए क्या आर्टिकल 3 के अंदर ये आ रहा है। आर्टिकल 3 के अंडर, मतलब ये सोच रहे थे कि हम लोग आर्टिकल 3 के अंडर हम इसे कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप आर्टिकल 3 के अंडर ये नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 3 में इस चीज़ का बात ही नहीं किया गया है कि आप किसी को भी, किसी जो ये होगा टेरिटरी होगा उसे आप हटा सकते हो। उल्टा हम लोग का टेरिटरी यूनियन, ये जो शेड्यूल 1 और आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हम लोग का मतलब लिस्ट बनाया हुआ है कि हम लोग का कौन कौन सा टेरिटरी होगा, जिसमें बेरूबरी भी था, बेरूबरी हम लोग का अंडर होगा, ऐसा लिखा हुआ था। तो अगर आपको बेरूबरी देना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, 368 से आप अमेंड करेंगे तभी आप ये दे सकते हैं, नहीं तो आप ये नहीं दे सकते। और जब जब आपको देना होगा तब तब आपको 368 में अमेंड करना होगा। तो आप बोला गया कि तब क्या कौन सा सही रहेगा, अमेंड करना होगा, ये तो बात तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तब वही चीज़ किया जाता है 1960 में। क्या किया जाता है 1960 में, ये चीज़ बताया जाता है कि आपको 368 से अमेंड करना होगा, फिर 368 से अमेंड करता है और ये चीज़ दे दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये मतलब अब हम पढ़ के सुनाते हैं। हाँ ठीक है, क्या बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान टू सीड टेरिटरी ऑफ बेरूबरी यूनियन टू पाकिस्तान अंडर इंडो पाक एग्रीमेंट। इंडो पाक एग्रीमेंट का मतलब वही नून, नेहरू नून एग्रीमेंट, नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत हम लोगों ने क्या कहा कि बेरूबरी दे देंगे, उसके बदले हम लोगों को कुछ मिल जाएगा। दिस ट्रिगर्ड पॉलिटिकल अनरेस्ट, इससे पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, ये क्या बोलते हैं बंगाल में बहुत ज़्यादा, एंड प्रोमोटेड ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इसीलिए। और ये क्या कहा गया कि आप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दीजिए, मतलब प्रेसिडेंट क्या करेगा, रिफर करेगा इसको, सुप्रीम कोर्ट को। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब पार्लियामेंट्स पावर टू रिड्यूस स्टेट एरिया अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट इंक्लूड सीडिंग इंडियन टेरिटरी टू अनदर कंट्री। ये जो इन लोग बोल रहा था कि अगर इन लोग मतलब जब पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा था कि आप कौन सा बेसिस पे दे दिए, तो इन लोग बोला कि हम लोग आर्टिकल 3 के बेसिस पे दे दिए। बोला आर्टिकल 3 में तो है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूछो बोलता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब जाकर पूछता है तो बोलता है हाँ आपको देने का अधिकार तो है ही नहीं इसमें। तो क्या बोलता है, तो टू सीट लैंड और टू ए फॉरेन स्टेट, मतलब अगर आपको फिर देना है तो आपको क्या करना होगा, तो बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मस्ट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना होगा, या तो आप आर्टिकल 1 को अमेंड कीजिए या तो आप आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 1 को अमेंड करना मतलब सिर्फ बेरोबरी को देने का बात होगा, और अगर आर्टिकल 3 में अमेंड करेंगे मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि इन फ्यूचर अगर हम लोग को किसी को कुछ देना होगा तो हम लोग आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है हम लोग का जो जितना टेरिटरी है उसका नाम लिखा हुआ है उसमें से आप बेरोबरी को हटा दीजिए, आप ये कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ दिया गया कि आप 368 के अकॉर्डिंग या तो 1 को चेंज कीजिए या तो 3 को चेंज कीजिए। तो उन लोगों ने सोचा कि 3 को नहीं चेंज करते हैं, हो सकता है अगर 3 को चेंज करेंगे बाद में नया गवर्नमेंट आएगा, दूसरा गवर्नमेंट आएगा तो हो सकता है कि बहुत सारे टेरिटरी लॉस कर दे ऐसा करके। तो इसीलिए क्या किया गया, आर्टिकल 1 को चेंज किया गया। मतलब अब से अगर कोई भी चीज़ को देना होगा, कोई भी अगर टेरिटरी देना होगा, मतलब हर बार उसको क्या करना होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, मतलब 66% वोटिंग चाहिए हर बार, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके किया था। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ ये हो गया, द आउटकम द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960। तो फिर ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, बेरूबरी यूनियन केस वही है, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। और उसमें क्या किया गया, वाज इनेक्टेड टू अलाउ ट्रांसफर ऑफ बेरूबरी टू पाकिस्तान। और उसमें क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बेरूबरी को आर्टिकल 1 से हटा दिया गया, आर्टिकल 1 से हट गया। अब बोला कि अब तुम यहाँ के नहीं हो।
ठीक है। अब क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब ये दूसरा है, ये डिफरेंट केस, ये दूसरा केस है। अब इसके जैसा ही है लेकिन ये दूसरा है। उस ये डिफरेंस कैसे है मैं अभी ये बता दे रहा हूँ, नहीं तो ये मेरे को दिक्कत हुआ था इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो नाइन्थ, ये जो ये कौन सा था, 1960 वाला जो था, 1960 में क्या था, अगर आपको ये देना है, सीड करना है टेरिटरी, मतलब अगर आप टेरिटरी देंगे तो आपको 368 से अमेंड करना होगा, ठीक। और इसमें क्या बोला जाता है, बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट, मतलब ये बोला जाता है कि अगर अगर आप बाउंड्री को क्लैरिफाई कर रहे हैं, बाउंड्री को क्लैरिफाई का मतलब मान लो कि ये धुंधला 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 कुछ भी ऐसा ऐसा है, तो उसको आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे करके ये इनका है और ये ऐसा करके मान लो ये हमारा है, ऐसे करके है, ऐसे करके है, मान लो ये चीज़ है ऐसे। रुको यार, फिर आप सोचेंगे क्या बना दिया। ऐसे रुको, ऐसे ऐसे है और ऐसे करके है, कहीं ऐसे करके है, ये बोलता है ये मेरा है, ये बोलता है ये मेरा है। तो इसको क्या किया गया कि ये वाला जो है ये इंडिया का है बोल देगा, और ये वाला जो है ये बांग्लादेश का है। ऐसा दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, ऐसा करके एग्रीमेंट कर दिया है। अब इसका मतलब बस एग्रीमेंट हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम लोग लॉस कर दे रहे टेरिटरी को, मतलब बस बात किया गया कि हाँ हम लोग बस बाउंड्री डिसाइड करेंगे। बाउंड्री डिसाइड करने का बात किया गया, इसमें कोई भी देने का बात नहीं हो रहा था, देने का बात नहीं हो रहा था। देखो क्या लिखा हुआ है, ये डिफरेंस वही है, उसमें दे रहे थे, इसमें दे नहीं रहे थे। देखो क्या लिखा, इन द कॉन्ट्रेक्ट द सुप्रीम कोर्ट इन 1969 क्लैरिफाइड दैट रिजॉल्विंग ए बाउंड्री डिस्प्यूट विद इन अ फॉरेन कंट्री विदाउट सेशन, मतलब हम लोग नहीं दे रहे हैं, बस हम लोग बाउंड्री को डिसाइड कर दे रहे हैं, हम लोग दे नहीं रहे हैं, बस बाउंड्री डिसाइड कर रहे हैं। डजेंट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है, कोई भी 368 के अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी सेटल्ड थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्सेस, ये सिंपल गवर्नमेंट बोलेगी कर लेगा। बिकॉज सच सेटलमेंट्स डू नॉट अल्टर इंडियन सॉवरेनिटी ओवर कंसर्न टेरिटरीज। तो ये इससे क्या होगा बोल रहा है कि क्योंकि ये सेटलमेंट, इस सेटलमेंट से हम लोग का जो सॉवरेनिटी है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम लोग का इसका ज़रूरत नहीं है, मतलब 368 का ज़रूरत नहीं है। इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, अब ये क्या बताया जा रहा है, इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ये क्या है, अच्छे से देखते हैं। इंडिया और बांग्लादेश का जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था उसे हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, वो 1950 से लेकर अभी तक हम लोग का क्या क्या इसमें सिचुएशन है वो सब कुछ देखेंगे। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में हम लोगों ने फाइनली इसे ख़त्म किया था एकदम, मतलब अच्छे से कि अब से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। तो पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं, बैकग्राउंड ऑफ दिस अमेंडमेंट क्या क्या है। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर ए लैंड बॉर्डर ऑफ 4,096 किलोमीटर .7 सेव्ड ओरिजिनली बाय रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने जो लाइन बनाया था उसके अकॉर्डिंग 4,000 किलोमीटर हम लोगों का ये बाउंड्री मिलता है, ऐसे करके जो है हम लोग, ये बांग्लादेश था और ये इंडिया का पार्ट था, इंडिया का ऐसे करके पार्ट था। तो ये क्या है, ये इंडिया, ये इसमें ये 4,000 किलोमीटर का बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, बहुत सारे डिस्प्यूट छोड़ दिया था, सेवरल डिस्प्यूट्स अराउज पोस्ट 1917, क्योंकि जो रेड क्लिफ था, क्योंकि जो मतलब देखो ऐसे करके जो बाउंड्री था उसमें कुछ कुछ ऐसा करके पार्ट था, कुछ कुछ ऐसे पार्ट था, कुछ कुछ ऐसे पार्ट था, ऐसे था। जो इसके अंदर मतलब ये जो येलो वाला देख पा रहे हैं, ये येलो वाला ये इंडिया के अंदर रख दिया था, और कुछ कुछ जो ब्लू वाला पार्ट था ये बांग्लादेश का था और ये इधर रख दिया था, और ये सबको ऐसे रहने दिया था और इसके बारे में कुछ बात ही नहीं किया था। तो फिर इसका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ, बहुत सारा ऐसा इलाका छोड़ दिया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ। हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं। फाइनली हम लोग 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से एकदम क्लियर कर देते हैं। क्या क्या डिस्प्यूट था देख लेते हैं। 1947 के बाद बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ, कैसे क्यों डिस्प्यूट हुआ, रेड क्लिफ एम्बिग्विटीज़, रेड क्लिफ ने बहुत ज़्यादा अनक्लियर छोड़ दिया था बाउंड्री को, मतलब अच्छे से बताया ही नहीं था वो। बस रेड क्लिफ कौन था, वो जो माउंट बेटन ने भेजा नहीं था कि आप जाओ इंडिया पाकिस्तान का ये कर दो, बॉर्डर बना दो, तो वो चीज़। बेग अवार्ड क्या था, जब पहला बार इन लोगों का डिस्प्यूट सामने आया, तब इन लोगों ने क्या किया, एक कमीशन बनाया, बेग कमीशन बोला जाता है, बेग कमीशन। उसमें क्या किया गया कि जो ये है, ये बाउंड्री में एरिया जो है उसे डिसाइड किया गया कि किसको किधर देना है, फिर ऐसा डिसाइड किया गया, फिर इसके अकॉर्डिंग दिया भी जा रहा था, कुछ पार्ट इंडिया को और कुछ पार्ट ईस्ट पाकिस्तान को, ऐसा दिया जा रहा था। बट इससे ये ज़्यादा फुलफिल नहीं हुआ, इससे ये ईस्ट पाकिस्तान खुश नहीं थे, ये इसलिए कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया अच्छे से, सारा कुछ हो ही नहीं पाया, ये मतलब रह गया, कुछ कुछ हुआ और रह गया। तो फिर ये अभी तो काम बाकी, अब क्या किया जाए। तो अब देखो ये पहले बार बैग अवार्ड में इसे किया गया था, अब दूसरे बार कब हुआ, दूसरे बार हुआ फिर बेरूबरी वाला बात उठा, बेरूबरी कब बात उठा, 1952 में फिर बात उठाया कि नहीं हम लोग का कुछ कुछ जो पार्ट है वो हम लोग को चाहिए, तो बेरूबरी वाला पार्ट उठा। तो फिर नेहरू नून एग्रीमेंट साइन हुआ, कब, बहुत सारे चीज़ चल रहे थे ना, बहुत दिन तक इसमें काम नहीं हुआ। नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ 1958 में, 1958 में ये एग्रीमेंट हुआ। इसमें बोला जाता है ठीक है जो भी सेटलमेंट करना है हम लोग कर लेते हैं, ऐसे बिना पूछे। ये बंगाल गवर्नमेंट से, मतलब वो चीज़ बंगाल के अंडर आती थी, अब बंगाल गवर्नमेंट से बिना पूछे इसने क्या कर लिया, नेहरू जी ने क्या कर लिया,
ये अपना काम कर दिया। तो इससे क्या हो गया, लोग गुस्सा हो गए, बंगाल के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उन लोगों ने बोला कि ऐसे तो नहीं होगा। फिर वो क्या करती है, प्रेसिडेंट, तो नेहरू जी बोलते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग टू 143 कि आप डिसीजन दीजिए। तो फिर वो वाला डिसीजन आता है ये बेरुबरी। देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो बेरुबरी वाला केस हुआ। बेरुबरी केस में क्या हुआ वो तो मैंने अभी ये बताया। तो उसके अकॉर्डिंग नाइन्थ अमेंडमेंट किया गया। नाइन्थ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको देना होगा तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। तो ये किया गया, बट फुल रिजोल्यूशन रिमेन पेंडिंग फॉर डिकेट्स। लेकिन फुल रिजोल्यूशन हो ही नहीं पाया। फुल रिजोल्यूशन का मतलब इसमें सिर्फ बेरुबरी ही गया, बाकी वाला जो था वो गया ही नहीं। बाकी वाले का क्या होगा, 1974 इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट, फिर से एक बार एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइम तक भी हम लोगों ने क्या नहीं किया था, लैंड का जो डिमार्केशन किया ही नहीं था, मतलब मैपिंग अनक्लियर था। अभी भी ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ऐसा हम लोगों ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया था। मतलब अंदर अंदर था ना, किसी का पार्ट कोई ये पार्ट यहाँ इंडिया का है, कोई ये पार्ट यहाँ का, ऐसा ऐसा था। ये ब्लू, ये मान लो ये पार्ट बांग्लादेश का ऐसा ऐसा है। तो हम लोगों ने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया था, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि जो हम लोग क्या दोनों चाहते थे कि जो बाउंड्री, जो टेरिटरी मिले, इससे किसी का लॉस ना हो। तो इसके लिए एक 100% फुल्ली सेटिस्फाइड हम लोग को डिमार्केशन चाहिए ना, मैप चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। वो हुआ नहीं। 1974 में एग्रीमेंट तो कर लिए हम लोग कि हाँ चलो अब हम लोग इम्प्रूव करेंगे। नाउ ऑन मई 1974 इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड ए लैंड डिमार्केशन ट्रीटी टू सेटल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ये कर दिए कि मतलब एक एग्रीमेंट किया कि जिससे हम लोग क्या करेंगे, एक सेटल करेंगे सारा बाउंड्री। हाउएवर दिस एग्रीमेंट कुडंट बी रेटिफाइड। लेकिन ये एग्रीमेंट कभी रेटिफाई हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, देखते हैं। इट इन्वॉल्व एक्चुअल टेरिटोरियल ट्रांसफर। इसमें था एक्चुअल टेरिटोरियल ट्रांसफर, जिसके लिए क्या ज़रूरत था, 368 अमेंडमेंट। ये तो कर लेते, विच नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो था, ये कर लेते। डिटेल्ड ग्राउंड लेवल डिमार्केशन वाज नीडेड, ये हम लोगों ने किया ही नहीं। डिटेल ग्राउंड लेवल मतलब जो मैपिंग करना चाहिए था, मैपिंग कि ये कौन सा किसका है, ये हम लोगों ने किया ही नहीं। अब अगर अब यही नहीं किए होंगे तो 368 कहाँ से होगा। 368 में कहाँ बोलेंगे कि ये कौन कौन सा बाउंड्री जा रहा है हम लोग, कौन कौन सा टेरिटरी जा रहा है, कहाँ से बोलेंगे। यही नहीं किया तो ये कहाँ से होगा। तो ये जो 1974 वाला एग्रीमेंट था वो सूखा रह गया, मतलब वो कुछ हुआ ही नहीं। अब देखते हैं, फिर उसके बाद बहुत साल बीत गए, काफ़ी साल बीत के लैंड को डिमार्क करने का किया गया, बहुत ज़्यादा ये मतलब टाइम लगा, किया गया। 2011 प्रोटोकॉल एंड फाइनल रिजोल्यूशन, ये फाइनल रिजोल्यूशन है। ऑन September 6, 2011 बोथ नेशन साइंड ए प्रोटोकॉल, दोनों ने एक फिर से प्रोटोकॉल साइन किया विथ स्टेट लेवल सपोर्ट। इसमें स्टेट का भी सपोर्ट लिया, उसमें स्टेट का सपोर्ट भी नहीं मिला था, क्योंकि जिस जिस स्टेट से जा रहा था उन लोग का सपोर्ट भी नहीं मिला था, और उन लोग ही डिमार्केशन करने में लेट कर रहे थे। तो इसीलिए अब स्टेट का सपोर्ट भी मिल गया। फ्रॉम आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन लोग से बात कर लिया गया कि देखिए आपका ये चीज़ जाएगा, बदले में आपको वो चीज़ मिलेगा। तो ये क्या बोला गया, दिस प्रोटोकॉल वाज ए पार्ट ऑफ लार्जर 1974 एग्रीमेंट एंड रिजॉल्व। तो इसमें ये बड़ा पार्ट क्या था, 1974 का ही पार्ट था, मतलब जो जो उस टाइम पे हो नहीं पाया वही सब चीज़ था। बस अब क्या हुआ, डिफरेंस क्या होता है, उस टाइम पे जो ये था टेरिटरी का मैपिंग नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं हुआ था, और उस टाइम पे मैपिंग भी नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या होता है, मैपिंग हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या अभी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते होते इन लोगों का 2015 आ जाता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इनक्लेव एक्सचेंजेज, इनक्लेव का मतलब ये इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये बांग्लादेश, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश का है और ये इंडिया का है, ऐसा है। तो ये इनक्लेव एक्सचेंज, ये जो ये उसका है, ये इसका है और ये इसका है, इसको एक्सचेंज कर लेगा। अब ये हम लोग का रहेगा, ये उन लोग का रहेगा, ऐसा कर दिया गया। ये इनक्लेव एक्सचेंज भी हो गया। अब देखते हैं एडवर्स पोजीशन जो होगा, ये जो रुको यार क्यों मिटा दे, ये जो एडवर्स पोजीशन था इसको भी चेंज किया गया, मतलब अपोजिट का अपोजिट किया गया कि अब ये हम लोग पोजेस करेंगे और ये हम लोग पोजीशन करेंगे। ठीक है, ये भी किया गया। अनमार्क बॉर्डर स्ट्रेच्ड, और अनमार्क जो बॉर्डर था उसे भी स्ट्रेच किया गया 6.1 किलोमीटर। ठीक है, अब ये हो गया ना, 2011 में सब कुछ पूरा डिमार्केशन किया गया, मैपिंग किया गया था वहाँ। तो उस टाइम तक मतलब हम लोग फाइनली कर दिए। फिर हम लोगों ने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड किया। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड में पूरा लिस्ट बना दिया कि कौन कौन सा जगह हम लोग का जाएगा और कौन कौन सा आएगा। दिस हिस्टोरिक अमेंडमेंट वाज पास टू, ये हिस्टोरिक अमेंडमेंट पास किया गया, क्यों किया गया, टू एक्वायर सर्टेन टेरिटरीज फ्रॉम बांग्लादेश, कुछ कुछ टेरिटरीज हम लोग को वहाँ से मिलेगा। ऐसे था ना, ये मतलब ये बांग्लादेश का था, ये बांग्लादेश का अब हम लोग का हो जाएगा, और ये जो हम लोग का था ये उन लोग के पास चला जाएगा। ये हो गया ट्रांसफ़र इंडियन इनक्लेव्स टू बांग्लादेश। कुछ कुछ ये तो हम लोग ले लिए, और कुछ कुछ जो ये हम लोग के अंदर, मतलब ये वाला चीज़ जो हम लोग का था, ये इंडिया का था, बांग्लादेश के अंदर था, ये अब हम लोग क्या करेंगे, बांग्लादेश को दे देंगे। अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफ्लेक्ट बाउंड्री चेंज ऑफ असम, और इसमें हम लोग फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या चेंज किए,
फर्स्ट शेड्यूल का आर्टिकल 3, इसमें क्या बोला जा रहा है, बाउंड्री चेंज किया गया, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, मेघालय का, त्रिपुरा का बाउंड्री को चेंज कर दिया गया। ठीक है। इनक्लेव एक्सचेंज समरी, अब इनक्लेव एक्सचेंज समरी क्या है? इंडिया ट्रांसफर्ड 111 इनक्लेव्स टू बांग्लादेश, इंडिया ने 111 इनक्लेव्स को बांग्लादेश को दिया। बांग्लादेश ट्रांसफर्ड 51 इनक्लेव्स टू इंडिया, बांग्लादेश ने इंडिया को 51 इनक्लेव्स दिए। अनडिमार्केटेड बॉर्डर वर फाइनली क्लैरिफाइड, जितना भी अनमैप्ड था, मतलब एम्बिगुअस था, अनक्लियर था, उसे फिर क्लैरिफाई किया गया। तो ये सब चीज़ किया गया इसमें। फिर क्या आता है, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, आगे से स्टार्ट होगा। एस के धार कमीशन हम लोग पढ़ेंगे और प्रिंसिपल स्टेट्स पढ़ेंगे। इतना ही आज के लिए काफ़ी है। तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।